कि सामण महोदय बोलते हैं कि जो विधायन जो है वो सीधा सा क्या है, सम्राट या प्रदत्त अधिकारी द्वारा दिया गया विधिक घोषणा का ही रूप क्या है, विधायन है। उसी प्रकार ऑस्टिन महोदय ने क्या बोला कि विधायन विधि का ऑस्टिन महोदय ने बोला कि सभी वैधानिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप विधि निर्माण किया जाता है और उस विधियों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है समय के अकॉर्डिंग, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और उसमें चेंजेस या परिवर्तन कर सकते हैं। प्रोफेसर ग्रे महोदय ने बोला कि विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि या कानून ही क्या है, विधायन है। ये भी सभी जो विधि शास्त्री है उसी के अकॉर्डिंग प्रोफेसर ग्रे महोदय ने भी वही बोला है। और विधायन को दो प्रकारों से बांटा है, एक सर्वोच्च विधायन और एक आपका अधीनस्थ विधायन। हमने प्रशासनिक विधि में भी प्रमुख रूप से जो है आपका सर्वोच्च विधायन है ना, और क्या बोलते हैं अपना सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इस प्रकार से हम कार्यपालिका जो शक्ति है ना, वो विधि का नियंत्रण करती है। जो इंग्लैंड में और भारत में जो संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है या निर्मित की गई है, वह सर्वोच्च विधायन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम यहाँ यदि बात करें तो सर्वोच्च विधायन को या अधीनस्थ विधायन को यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रत्यायोजित विधान भी बोला जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। और इसके जो है तीन रूप है, विधायी, न्यायिक और प्रक्रियात्मक। यह जो है आपको प्रत्यायोजित विधान को क्या करने का काम करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। एक केस, फेमस केस देखें हम, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का, है ना, ये 1975 का केस था। इसमें बोला गया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा बोला गया था कि जो विधायन जो था उसका मनमाना रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। उसका जो विधायन का जो रूप है उसको मनमाने तरीके से हम उसको व्यवहार में नहीं ला सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केस था आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में। अब हम यदि सेकंड बात करें रूढ़ी, तो रूढ़ी को हम पढ़ते आए हैं, रूढ़ी को हम समझते हैं। रूढ़ी या प्रथाएं जो लंबे समय से या प्राचीन काल से जो चली आ रही है, जो परिपाटी चली आ रही है उस गांव में, उस नगर में या उस कस्बे में, है ना, तो वो जो लंबे समय से चली आ रही है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो एक परिपाटी या एक विधि रूप ले लेता है, एक नियम बन जाता है। तो इसमें जो आपका मुख्य रूप से रास्को पाउंड, जो डी रास्को पाउंड विधि शास्त्री हुए, है ना, सोशल इंजीनियरिंग के जनक भी कहा जाता है उसको, है ना, तो उसने बोला है कि रूढ़ी को विधि का सोर्स कहते हैं। जो रूढ़ी है वो विधि का सोर्स कहते हैं। और आगे कहा है कि जब समाज में समाधान पहले समय से प्रचलित रूढ़ी से निकाला जाता था, जो भी समाज में या सोसाइटी में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति या कोई ऐसी जटिल समस्या का निराकरण किया जाता था, तो वो किसके थ्रू किया जाता था, रूढ़ी या प्रथाओं के, जो परंपराएं चली आ रही थी, जो नियम चले आ रहे थे, चाहे वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य से हो, जो भी हो। तो उसके अकॉर्डिंग जब विधि विकसित ही नहीं हुई थी तो रूढ़ी ही विधि का रूप लेती थी और उसी के अकॉर्डिंग उसमें निर्णय दिया जाता था, समाधान निकाला जाता था। उसी प्रकार लंबे समय से रूढ़ी चले आने के बाद जो उसका रूप क्या होता है, विधिक रूप हो गया और वो विधि का रूप ले ली। सामण महोदय का कहना है कि रूढ़ी जो है न्याय और लोक उपयोगिता की घोतक है। सामण महोदय ने क्या बोला कि जो रूढ़ी है, कस्टम्स, वो क्या है, आपका लोक उपयोगिता की घोतक है, जो राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। एक कम्युनिटी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा या नगर कस्बों के द्वारा, जैसे मान के चलो सम्राट यदि कोई नियम बनाया था, राजा कोई नियम चलाता था, तो सभी प्रजा उसका पालन करती थी। तो इस प्रकार से क्या है, वो घोतक बन गई, क्या, रूढ़ी। उसी प्रकार हालैंड महोदय ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम यदि आज भी वर्तमान में देखें कि कोई नया रास्ता है या कोई नया जगह है, प्लेस है, और उसमें यदि हम पगडंडी बना के लंबे समय से चले आ रहे हैं, रोड नहीं है, मार्ग नहीं है, पर यदि लोग वहाँ से कंटिन्यू चलते आ रहे हैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से, तो वो पगडंडी जो है, जो पैदल मार्ग था, है ना, पगडंडी मार्ग,
वो किसका रूप ले लेती है, एक मार्ग का रूप ले लेती है, एक सड़क का रूप ले लेती है ना, और आगे चल के वही सड़क फिर हाईवे का रूप ले लेती है, राजमार्ग का। तो राजमार्ग बनते तक जो है वो रूढ़ी या मान के चलो वह जो पगडंडी वो एक विधिक रूप ले लेती है और वो विधि बन जाती है। जो रूढ़ी जो चले आ रही थी पगडंडी पगडंडी चलते चलते वो एक क्या है, एक ला का फॉर्म में ले ली, एक ला का रूप ले ली। तो हॉलैंड महोदय ने सीधा ही कहा कि पगडंडी के परिणाम स्वरूप सड़क निर्मित होती है और उसी प्रकार रूढ़ी से विधि का जन्म होता है। अब हम तीसरे की स्पष्ट बात करें, पूर्ण निर्णय। तो पूर्ण निर्णय मतलब ये होता है जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, ये जो डिसाइडेड जजमेंट होते हैं, है ना। मान के चलो कि इंग्लैंड में जो प्रीवी काउंसिल चलती थी, क्योंकि इंग्लैंड में तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1874 में स्थापित हुआ, भारत में 1774 में उसको प्रैक्टिकली रूप से स्थापित किया गया कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। तो उसके पहले जो संस्थाएं चलती थी वो प्रीवी काउंसिल चलती थी, है ना, उसको किंग काउंसिल भी बोला गया। प्रीवी काउंसिल में क्या होता था, जो डिसाइडेड केसेस होते थे, है ना, तो उसका जो है बंधनकारी भारत के सुप्रीम कोर्ट्स, जो ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट चलाए जा रहे थे, और इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट, उसकी नज़ीर को पेश किया जाता था प्रीवी काउंसिल को। तो इस प्रकार पूर्ण निर्णय जो है शीर्षस्थ न्यायालय, जो अपेक्स कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं, के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय के मानने के लिए क्या किया जाता था, बंधनकारी माना जाता था। इस प्रकार से जो पूर्ण निर्णय है और उसकी जो नज़ीर है उसको क्या है, उदाहरण के रूप में जो वर्तमान जजमेंट लिया जाता है उसमें रूप में नज़ीर के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। इसे जनसाधारण में यदि हम बात करें वर्तमान में, तो जनसाधारण में उसको क्या है, नज़ीर पेश करना भी बोलते हैं। यदि कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया जाता है तो उसके जो पॉइंट व्यू को सामने रखा जाता है, कोर्ट के सामने रखा जाता है, तो उसको जनसाधारण में नज़ीर या रूलिंग भी कहते हैं। और जब जनसाधारण में नज़ीर या रूलिंग कहते हैं तो इसको दो रूप में, न्यायिक निर्णय को हम दो रूप में देखते हैं। एक तो निर्णयाधार, है ना, रेटिस डिसाइडेंडी, उसको निर्णयधार के रूप में देखते हैं। दूसरा उसको हम देखते हैं ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा, है ना। तो ये जो दो रूप है वो न्यायिक निर्णय के रूप कहलाते हैं, जिसके आधार पर हम नज़ीर को पेश करते हैं और हम जो केसेस जो पहले जजमेंट हो चुका है या जो लैंडमार्क जजमेंट वर्तमान में चल रहे आ रहे हैं उसको हम वर्तमान केस से डील करके फिर हम नए न्यायिक निर्णय या नए जजमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आज इतना ही। कंपटीशन के पर्पज़ से या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण होता है कि आपको विधि शास्त्री, विधि के सोर्स और विधिक परिभाषा, है ना, और अलग अलग जो जुरिस है, थिंकर है, उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को पूछा जाता है। उनके कॉन्सेप्ट को या उनकी थ्योरी को या उनके ओपिनियन को पूछकर मिलाया जाता है कि यह किस जुरिस ने दिया था या किस जुरिस की डेफिनेशन है या किस विधिवेत्ता की यह परिभाषा है। तो इस प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो विभिन्न विधिवेत्ताओं और विधि शास्त्रियों के